हो गया। चलिए, स्वागत है सभी बच्चों का और एक बहुत अच्छी पंक्ति के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास कि मुट्ठी बांधे जन्म लिया, मुट्ठी बांधे जन्म लिया और हाथ पसारे जाना है। मुट्ठी बांधे जन्म लिया और हाथ पसारे जाना है। और इस धरा में सभी धरा रह जाना है। इसलिए इन पंक्तियों का जो भी सेंस निकले निकाल लीजिएगा और ना निकले तो मुझे बताइएगा। तो देखो, किसी ने इसी के साथ एक दूसरी बात, किसी ने मिर्ज़ा गालिब से पूछा। मिर्ज़ा गालिब के जो शेर हैं वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत बड़े शायर थे वो। उनसे पूछा कि आप कैसे, क्या हाल चाल है? तो उन्होंने कहा कि गम में हम है, मतलब जीवन में गम है, गम में दर्द है और दर्द में मज़ा है और मज़े में हम है। तो कुल मिलाकर ये कि दर्द भी है, गम भी है और उस गम में मज़ा भी है, उस दर्द में मज़ा भी है और हर आदमी उसी मज़े में रहता है। फिलहाल चलिए, कोई बात नहीं है। और क्योंकि तमाम चीज़ें हैं बहुत सारी, तो वो जब एक ऐसी क्लास होती है कि जब उन्हीं के बारे में बोलना होता है तभी मज़ा आता है। फिलहाल पंक्तियों की शुरुआत के साथ आज की क्लास सिंटैक्स की, और बड़े ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस हैं। तो ये जब सामने आते तो एक बार के लिए ऐसा लगता है कि इनमें क्या गलत है और क्या सही है, कैसे सही करें। तो यहाँ पर देखिए लिखा है पहला सेंटेंस, व्हाट टू स्पीक ऑफ फूड। भोजन की बात क्या करें। इवन वाटर वॉज नॉट अवेलेबल देयर, वहाँ तो पानी भी नहीं था। दिखने में सेंटेंस में कोई कमी नहीं है पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इंग्लिश में सिर्फ यही बात रहती है कि दिखने में सही लगेगा लेकिन ग्रामर बेस पर वो सेंटेंस गलत होता है। जितने सेंटेंस लिखे हैं सब गलत लिखे हैं। लिखा हुआ एट इज साइड, उसको देखकर आई ट्रेम्बल्ड विथ फियर, मैं भय से कांपने लगा। सो क्विकली वी वॉक्ड, इतनी जल्दी हम आगे बढ़े गए। दैट वी रीच द स्टेशन टाइम, कि हम समय से स्टेशन पहुंच गए। इसमें भी कोई कमी नहीं है। इंग्लिश इज नॉट ओनली डिफिकल्ट टू रीड बट ऑल्सो राइट, अर्थात अंग्रेजी को पढ़ने में नहीं बल्कि लिखने में भी कठिन है। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, वह अपने शब्दों का पक्का है। दिस बुक इज एज गुड और इवन बेटर देन योर्स, ये पुस्तक उतनी अच्छी है यहाँ तक कि तुम्हारी से अधिक अच्छी है। यू मस्ट फिनिश दिस वर्क बिफोर 2 आवर्स, 2 घंटे पहले तुम्हें ये काम फिनिश कर लेना चाहिए। और द ट्रेन विल अराइव जस्ट सून, अर्थात गाड़ी अभी आ जाएगी, बिल्कुल अभी। और जस्ट नाउ लिखा, सून नहीं लिखा। ही डेयर्स नॉट टू स्पीक अगेंस्ट मी, वो मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता है। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर गिविंग यू दिस ट्रबल, इस परेशानी को देने के लिए कृपया मुझे क्षमा कर दो। और करेक्टर एंड नॉट रिचेस विन अस रिस्पेक्ट, संपत्ति नहीं बल्कि चरित्र हमारे लिए सम्मान प्राप्त करता है। ही हैज जस्ट रिटर्न बैक फ्रॉम लंदन, वो अभी अभी लंदन से लौटा है। आई एम द वन हु एम टू ब्लेम, मैं ही हूँ जो दोषी हूँ। सब सेंटेंस ऐसे लगते सही है, लेकिन चिंता मत करिए, मैं एक एक विधवा एक्सप्लेन करता हूँ और जब पूरी तरह से कन्विंस कर दूँ कि हाँ यहाँ पर ये गलती है और ये ग्रामेटिकल बिल्कुल गलत होता है, तब आप मानिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अपील कि जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखते ही आप उसको लाइक कर लें, क्योंकि मुझे पता है बाद में किसी को याद नहीं रहती है। और इसके बाद और क्या होता है, और क्या होता है, सब्सक्राइब होता है, लाइक होता है, कमेंट होता है और शेयर होता है। तो ये चारों चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और प्रत्येक को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। कैसे इनको सही किया जाए, क्या तरीका है, क्या मेथड है, क्या रूल्स हैं, तो जुड़े रहिए लास्ट तक।
आखिरी सेंटेंस तक ज़रूर देखिएगा। ठीक, इन 13 सेंटेंसों में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा और काफ़ी हद तक आपका बेस भी मजबूत होगा। हालांकि सिंटैक्स का जो टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन चल रहा था, फिर प्रोनाउन मैंने काफ़ी हद तक उसको खींच दिया था। कई वीडियोस नाउन और प्रोनाउन के आर्टिकल नाउन और प्रोनाउन 3 टॉपिक चल रहे थे। जो प्रोनाउन इसमें थोड़ा कंटिन्यू था, उसको आगे बढ़ाना है, लेकिन किसी वजह से रुका पड़ा हुआ है। वो एक्चुअली लाइव क्लास इस समय चल रही है, समय के आधार पर देखिए कब कैसा होता है। सिस्टमैटिक मिलेगा सब, तो चैनल चलता रहेगा तो मिलेगा, बाकी कुदरत की बात पता नहीं है। फिलहाल व्हाट टू स्पीक, इसमें जो ये कहने का ढंग है ना, ये अर्थ के हिसाब से सही है। भोजन की बात क्या करें, वहां तो पानी भी उपलब्ध नहीं था, भोजन की क्या बात करें। बात तो यही है ना, और ऐसा लगता है कि ये सही कहा जा रहा, बट ऐसा नहीं होता है। यहां पर व्हाट नहीं होता, यहां पर नॉट होता है। नॉट टू स्पीक ऑफ फूड, भोजन की बात ना करो, पानी तक नहीं था। उसी का आप सेंस ले लेते हो कि भोजन की बात क्या की जाए, वहां तो पानी भी नहीं था। बात तो भोजन की भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि भोजन की बात तो करो ही नहीं, पानी तक नहीं था। इसलिए व्हाट टू स्पीक नहीं होता है, आप कभी भी देख लेना नॉट टू स्पीक होता है। इसलिए कितनी बिल्कुल सेंसिटिव मिस्टेक है, जो होते हुए भी ऐसा लगता नहीं है, जबकि बहुत बड़ी गलती है। व्हाट टू स्पीक नहीं, हमेशा देखिए मिलेगा नॉट टू स्पीक। इसलिए जबरदस्त सेंटेंस बिल्कुल किनारे से होकर जाता है और दिमाग से दूर होकर के, लेकिन अब बात मैंने बता दी है तो डायरेक्ट बिल्कुल टच कर गया होगा। खैर, पहला सेंटेंस नॉट टू स्पीक ऑफ फूड, और बाकी कहीं कोई गलत नहीं है। एट हिज साइट आई ट्रेम्बल्ड विथ फियर। एट हिज साइट का मतलब, साइट माने दृश्य हो गया, हिज माने उसका, मतलब उसका दृश्य देखकर, अर्थात उसको देख करके। लेकिन यहाँ पर ये साइट नाउन है, ये पॉजेसिव है। जब हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही क्लोज रिलेशन बता देता है। उसका दृश्य, तो उसका दृश्य का मतलब ये नहीं कि दृश्य उसी का है, दृश्य मतलब वो दृश्य में है, मतलब सीन जब देखा गया तो उसी सीन में वो दिखाई पड़ा, अर्थात उसे देखकर। तो ये जो फॉर्मेशन होता है एट हिज साइड, एब्सोल्युटली रॉन्ग होता है, इनकरेक्ट ये आपका फॉर्मेशन है। इसलिए इसको करना क्या होता है, यहां पर मैं बता दूं आपको, एट द साइट ऑफ हिम। जब हम ऐसे करते हैं तब सही आता है, ठीक है ना। ये जब फ्रेज आपका फॉर्मेशन बनता है ऑफ कंस्ट्रक्शन में, तब ये सही तरीका अपना लेता है। एट द साइट ऑफ हिम मतलब उसको देखकर या उसका दृश्य देखकर, तो दृश्य में वो दिखा और उस दृश्य में उसको देख करके, ये बहुत ही क्लोज ले आता है। हिज साइट जो कैसे ले आता है, जैसे हिज विलेज, हिज स्कूल, हिज बुक, हिज पेन, ऐसा करके ले आता है। ये पोजीशन बता देता है, जबकि साइट उसकी पोजीशन नहीं है। साइट तो किसी भी चीज का है, लेकिन उस साइट में वो सामने दिखा, इसलिए एट द साइट ऑफ हिम। और जब हम इसको एट द साइट ऑफ हिम करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पर एट द साइट ऑफ हिम, तो बिल्कुल पूरी सही तरह सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हालांकि स्पेस की कमी है इसलिए मैं इसको करेक्ट करके नहीं लिख रहा, लेकिन बता पूरा रहा हूँ। एट द साइट ऑफ हिम इतना करेंगे और ये आगे वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल वही बना रहेगा। तो एट द साइट ऑफ हिम आई ट्रेम्बल्ड विथ फियर, अर्थात उस पर नजर पड़ते ही, उसको देखते ही, उसको देख करके मैं भय से कांप उठा। नेक्स्ट नंबर है सो क्विकली वी वॉक्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। सो क्विकली वी वॉक्ड दैट वी रीच्ड द स्टेशन इन टाइम, अर्थात इतनी जल्दी हम चले कि समय से स्टेशन पहुंच गए। सब कुछ सही है, अर्थ भी सही है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी गलत है। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि सो क्विकली ये एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला ये भी एडवर्ब है। जब ये एडवर्ब आता है तो ये वर्ब का इन्वर्जन बनता है, वर्ब का इन्वर्जन। जब ये वर्ब का इन्वर्जन बनता है तो फिर आपका नाउन या प्रोनाउन तुरंत नहीं आता है, तुरंत नहीं आता है। शायद आपने पढ़ा होगा नो सुना डिड का प्रयोग, वो नो सुनर और जो डिड वाला होता है, नो सुनर डिड वाला मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये फॉर्मल है, ज्यादातर बच्चे इसको पढ़े होते हैं।
तो जब हम नो सूनर लेते हैं तो डिड अर्थात वो आगे वाले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। क्यों? उसकी वजह यही है कि जिस समय एज सून एज होता है तो एज सून एज ही साई लाइन ये तो चलता है, लेकिन जैसे उसको नो सूनर करते हैं तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब मतलब वर्ब, इसका मतलब है एडवर्ब के लिए वर्ब चाहिए, एडवर्ब के लिए वर्ब चाहिए। तो किया क्या जाता है, वॉक्ड को वॉक किया जाता है। ठीक है, इसको मैं यहां बता देता हूं, इधर बता दूं, इधर आप समझ जाओगे, इतने में आपको मैं बता देता हूं। ठीक, यहां पर ले लेंगे सो, फिर लेंगे क्विकली ऐसे, ठीक है, फिर यहां ले लेंगे डिड, फिर यहां ले लेंगे वी, और फिर ले लेंगे वॉक, और आगे लग जाएगा दैट यानी नो प्रॉब्लम, फिर आगे का सेंटेंस उस तरह चला जाएगा। तो जब ये एडवर्ब हो जाता है तो तुरंत आ जाती है वर्ब, तो इसका इंप्रेशन डायरेक्ट प्रोनाउन पे नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो एडवर्ब होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता, वो वर्ब को करता है, या एडजेक्टिव को करता है, या एडवर्ब को करता है, या प्रीपोजिशन करता है, या कंजंक्शन को करता है। तो नाउन या प्रोनाउन को छोड़ करके वो संभवतः सभी को मॉडिफाई करता है। तो ये जब आता है तो इसका डायरेक्ट इंस्पिरेशन इसमें नहीं पड़ता, जैसे इसमें पड़ रहा है सो क्विकली भी, नहीं 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 नहीं। तो जब ये आ जाता है तो अर्थ तो वही रहता है, सो क्विकली डिड वी वॉक। ये देखिए क्या किया, इसको तोड़ दिया गया, तोड़ करके ऐसा बना दिया गया। वो इसीलिए किया जाता है कि इस एडवर्ब का इफेक्ट इसमें ना पड़े, सीधे वर्ब में पड़े। और ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो इसको तोड़ा इसीलिए जाता है ताकि आप इसको इसमें सीधे अटैक ना कर पाए। इसके बाद तुरंत आएगी वर्ब, अर्थ वही रहेगा, लेकिन ग्रामेटिकल सिचुएशन इंप्रूव्ड हो जाएगी मेरे प्रिय बच्चों। अब यहां पर ये मस्त है सेंटेंस, कोई कमी नहीं है, नो डिफेक्ट, बिल्कुल डिफेक्टलेस, फॉल्टलेस सिचुएशन, बढ़िया सेंटेंस। तो यहां पर सो क्विकली डिड वी वॉक कर देंगे और आपका सही हो जाएगा। ये जाकर के आपको थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर दूर मिलेगा, यहां पर आपको मिल जाएगा। ये जरा ध्यान रखिएगा कि मैंने यहां बताया है, हालांकि ये बात अलग है कि मैं थोड़ी देर बाद इसको निपटा दूंगा। इंग्लिश इज नॉट ओनली डिफिकल्ट टू रीड बट ऑल्सो राइट। आपने नॉट ओनली बट ऑल्सो पढ़ा होगा, आइदर और पढ़ा होगा, नाइदर नॉर पढ़ा होगा, बहुत एंड पढ़ा होगा, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है। होता क्या है उसमें कि जितने भी कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन बोले तो सहसंयोजक कंजंक्शन, सहसंयोजक बोले तो एक कंजंक्शन के साथ दूसरा उसका जोड़ा, मतलब दोनों भाई भाई। नॉट ओनली मतलब बट ऑल्सो, आइदर मतलब और, नाइदर के साथ नॉर, नो सोनर के साथ देन, हार्डली के साथ वेन, स्कैर्सली के साथ वेन, आल्दो के साथ एट, यानी बहुत सारे कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। तो जब ये कोरिलेटिव कंजंक्शन आते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो या फिर आइदर आर करके आता है या नाइदर नार करके आता है, तो इसमें एक विशेष चीज होती है कि एक पेयर आपका, एक पार्ट यानी नॉट ओनली, जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे आएगा उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे दूसरा भी आएगा। यहां पर क्या है, ये एडजेक्टिव के पहले आ रहा है और ये आपका वर्ब के पहले आ रहा है। गलत बात है ना, ये वर्ब के पहले आ रहा है, ये एडजेक्टिव के पहले आ रहा है, या तो ये भी एडजेक्टिव के पहले आना चाहिए या तो ये भी वर्ब के पहले आना चाहिए। तो अगर ये एडजेक्टिव के पहले आता है तो इधर कोई एडजेक्टिव है नहीं, हाँ ये वर्ब है तो ये वर्ब है, इसलिए इसको एक कदम पीछे ले लेंगे और इसको एक कदम आगे ले लेंगे। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो ये बनेगा, इंग्लिश इज, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो यहां पर दिखाई दे रहा होगा इंग्लिश इज, और फिर हो जाएगा नॉट, इंग्लिश इज डिफिकल्ट। 1 मिनट, जस्ट वेट, मैं फिर वही बना दूंगा तो फिर वही बात गलत रहेगी ना। इंग्लिश इज, इसको आगे कर दिया, ठीक है ना, डिफिकल्ट, और फिर कर देंगे नॉट ओनली और टू रीड, और फिर करेंगे बट ऑल्सो, और फिर कर देंगे राइट। ठीक है, वैसे चाहे तो आप यहां पर टू लगा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, अंडरस्टूड होता है। अर्थात इंग्लिश इज डिफिकल्ट नॉट ओनली टू, अंग्रेजी कठिन है ना केवल पढ़ने में बल्कि लिखने में भी। तो अब नॉट ओनली किसके पहले आया, वर्ब के पहले आया, तो बट ऑल्सो किसके पहले आया, वर्ब के पहले आया, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, कोई दिक्कत नहीं है।
सिंटेक्स का मैटर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ही मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है ना कि थोड़ा चुभने वाला होता है, थोड़ा हल्का मीठा मीठा दर्द देता है आपको सिंटेक्स का। ऐसा लगता है हम ढूंढ लेंगे, ऐसा लगता है हमको पता है, ऐसा लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी ज़्यादातर देखो इंग्लिश को लोग हलवा समझते हैं, इंग्लिश को समझते हैं कि अरे बनी बनाई पकौड़ी है, सॉस के साथ सीधे खा जाओ। लेकिन शायद जो बच्चा अंग्रेजी विधिवत पढ़ता है और इंग्लिश की डेप्थ को जानता है, शायद वो ये अब तक महसूस कर चुका होगा कि अन्य विषयों से, अन्य सब्जेक्ट से, कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे इंग्लिश बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड। हर कदम पर, एक एक कदम पर। मैं भी लास्ट में एक सेंटेंस और रखूंगा, बहुत ही टिपिकल मज़ेदार सेंटेंस, ठीक। वहाँ से यहाँ से भी आपको इंग्लिश की डेप्थ मिलेगी, उससे और आप समझ जाओगे कि यार वाकई में मतलब अजीब बात है, मतलब क्या बात है, मतलब कुछ तो आपको लगेगा। फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया होगा ना? समझ में आया तो कमेंट बॉक्स जो होता है ना, वो हमेशा खाली रहता है, और खाली इसीलिए रहता है क्योंकि शायद मैं ये मानता हूँ कि समझ में आ जाता है, और अगर नहीं आता है तो कमेंट लड़का ज़रूर करता है। तो कितनी अच्छी बात है कि दुनिया भर के कमेंट बॉक्स भरे पड़े हैं, दुनिया भर के इतने यूट्यूबर्स हैं, सबके कमेंट बॉक्स भरे हुए हैं, 1 के कमेंट्स, 2 के कमेंट्स, 3 के कमेंट्स, और मेरा एकदम खाली। क्यों? क्योंकि मेरे चैनल से या मेरे कंटेंट से, मेरे सेंटेंसेस से, मेरे एक्सप्लेनेशन से आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम होती तो ज़रूर करते, फिलहाल प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी आप कमेंट प्लीज़ कर दिया करो, अच्छा लगता है। आप लोगों को कमेंट आते हैं तो मैं बहुत जल्दी खाना छोड़ करके देखता हूँ क्या आया, ये आया, थैंक यू सर, नाइस सर, वेरी गुड सेशन, ये है वो है ना, तमाम चीज़ें तो पढ़ने में अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है। फिलहाल ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, अरे बहुत बहुत आसान, आसान जानते हो क्या? वह अपने शब्दों का सच्चा है, ऐसा अर्थ निकल रहा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, जब वर्ड्स होता है तो शब्दों का होता है, जब वर्ड होता है तो बात का होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा हटाना है और हो गया, वो अपनी बात का पक्का है। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, याद रखिए, वर्ड भी होता है, वर्ड्स भी होता है। जैसे हम लिख दें देयर आर 7 words in this सेंटेंस। अब अगर वो यहां पर ऐसा कर दे, ठीक, कहीं आपने ऐसा पढ़ा और ये आप जाकर यहां फॉलो करते हो तो गलत। देयर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में 7 शब्द हैं, इसलिए आपको यहां पर ऐसा लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर वर्ड को नाउन के रूप में लिया गया है और वो आपका काउंटेबल है, काउंटेबल है मतलब काउंटेबल है, ठीक है। यहां पर अनकाउंटेबल है, क्यों? क्योंकि यहां पर बात का, अपनी बात का पक्का है, बात वो बात कर रहा है, ठीक, अनकाउंटेबल है। अब वो बात कर रहा है, बात कर रहा है, मैं 100 बातें कर गया, तब भी आप यही हो गया ना, बात कर रहा है। उसने मुझे ये बात बताई तो ये बात बताई, तो अब उस बात बताई में 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बात मत करो, शांत रहो, बात नहीं। अब बात नहीं का मतलब वो अगर नहीं मना करोगे तो 5 मिनट में 500 बातें कर सकता है, लेकिन सब टोटल मिलाकर बात नहीं होता है कि नहीं। तो बात अनकाउंटेबल लेकिन शब्द काउंटेबल, इसलिए जब शब्द आएगा तो वर्ड्स आएगा, और जब बात आएगी तो ऐसा नहीं आएगा, यानी वर्ड आएगा। जब वर्ड आएगा तो बात, और जब वर्ड्स आएगा तो शब्द, इसलिए ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स। वो अपने शब्दों का पक्का नहीं कहेंगे। शब्दों का मतलब है कि पता नहीं कौन शब्द बोलता है, आगरा है, कानपुर है, दिल्ली है, पंजाब नेशनल बैंक है, और ये है और वो है, ये है सब है, क्या मतलब है। लेकिन यहां बात का पक्का, यानी जो कह देता है वो करता है, इसलिए यहां पर ही इज ट्रू टू हिज वर्ड। और देखिए यहां पर कभी कभी सिंटेक्स पूछ दे, यहां बाई लगा देता है, तो आप याद रखिए कि ऐसे फॉर्मेशन में ही इज ट्रू, ट्रू के बाद टू, टू के बाद यहां पर वर्ड आएगा, वर्ड्स दे देगा तो वर्ड दे देगा, दोनों तरह से पूछता है, यहां पर क्लियर है। फिलहाल कोई दिक्कत हो तो फिर वही है, वही बॉक्स नीचे वाला, दिस बुक इज एज गुड और इवन बेटर देन योर्स। यह पुस्तक उतनी अच्छी है, ठीक, अथवा तुम्हारे से बेहतर भी है,
मतलब ये कहना चाहता है कि ये पुस्तक तुम्हारी जितनी अच्छी है बल्कि तुमसे अच्छी भी है। दोनों बातें कर रहा है। ये पुस्तक तुम्हारी पुस्तक की उतनी अच्छी है अथवा तुमसे अच्छी भी है। दोनों चीजें। एक जगह है पॉजिटिव डिग्री, एक जगह है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन सही फॉर्मेशन है, यहां पर इसके साथ एज सही फॉर्मेशन है। बट कमी क्या है, पढ़ने वाले बच्चे जितने कॉम्पिटिटिव लेवल के होंगे उन्होंने गलती पकड़ ली होगी। हालांकि ये पूरा सेशन आप ये समझ लिए कि इंटरमीडिएट प्लस कॉम्पिटिटिव, इंटरमीडिएट का भी है कॉम्पिटिटिव का भी है। पूरा मस्त होके पढ़िए, नो प्रॉब्लम, सबके लिए बिल्कुल फायदेमंद, टॉनिक का काम करेगा। तो यहाँ एज तो है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री में एज गुड एज आता है ना, तो पूरा कंजंक्शन कहाँ है भैया? अधूरा कंजंक्शन लेकर के कोई बात कैसे कर सकते हो तुम? एज सुन एज में एज सुन लगाओ एज न लगाओ, गलत बात है ना? गलत बात। आइदर लगाओ और न लगाओ, गलत बात है ना? नो सूनर लगाओ देन न लगाओ, गलत बात है ना? ये तो भाई गलत बात है। हाँ ये बात है कि आल्दो लगाओ एट ना लगाओ तो काम चलेगा। क्यों? क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सब में डिफरेंस होता है, इसलिए वो तो चलता है। तो यही तो पढ़ाई है, अंग्रेजी में यही तो है, कहीं पर वो चीज है और कहीं पर वो चीज नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर एज गुड, और इस जगह जब आप एज डाल देंगे, आई थिंक यू आर एबल टू सी एवरीथिंग इन दिस बोर्ड। सब कुछ दिख रहा होगा आपको। स्पीकिंग मैं कर नहीं पाता, हाँ लेकिन पढ़ा जरूर लेता हूँ। यहाँ पर इन सेंटेंसेस की मैं पूरी ऑपरेशन कर दूंगा, ये मुझे पता है। बाकी स्पीकिंग बच्चे सीख रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनकी मदद से मैं बोल लेता हूँ इसी के सहारे। फिलहाल डोंट माइंड, यहाँ पर दिस बुक इज एज गुड एज, ये लगेगा, ठीक है ना? और एज का सीधा अर्थ जाएगा योर्स, समझ रहे ना? दो सेंटेंस हैं, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, और दोनों अपना अपना सिस्टम लेंगे, अपना अपना हिस्सा लेंगे, और दोनों का हक है, दोनों का राइट बनता है। तो दिस बुक इज एज गुड एज योर्स, ये पुस्तक उतनी अच्छी है जितनी तुम्हारी, अथवा अथवा तुमसे अच्छी भी है। अब जो बेटर है तो देन लगा है, ठीक है, इवन से कोई मतलब नहीं है, और लगाकर दूसरा सेंटेंस बना दिया। तो जब एस लगाओगे तो इसका कॉन्सेप्ट यहां जाएगा, समझिए, है ना गजब? तो ये चीज यहां पे जाएगी और फिर ताकि जाकर सेकंड, और इसको जो लड़का नहीं पढ़ा होगा ये गलती पकड़ ही नहीं पाएगा। या तो वो ये वाला हटा देगा, या तो ये वाला हटा देगा। वो सोचेगा ये तो अच्छी है, ये तो अधिक अच्छी है, एक बात करो यार, सब मिला के क्यों बात कर रहे हो? वो तो यही सोचेगा ना। लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो होता नहीं है कि ये तुम इसको करोगे और कर भी सकते हो, तुम इसको कर लेते हो और करोगे भी। एक प्रेजेंट ना मैंने कभी, ठीक है ना, चोरी की है और ना करूंगा, क्या ये बोलते नहीं? तो आई हैव नॉट एंड विल नॉट स्टील, मैंने कभी किया नहीं है और करूंगा भी नहीं। आई हैव नॉट स्टोलन, या आई हैव नॉट कमिटेड एनी थेफ्ट एंड विल नॉट कमिट, ना तो मैंने चोरी की है और ना ही करूंगा। तो इधर कह रहा है की है, उधर कह रहा है करूंगा, तो एक सेंटेंस में दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं। तो यहां पर भी वही है। फिलहाल यहां पर मैंने आपको समझा दिया, कोई प्रॉब्लम बताइए? यू मस्ट फिनिश दिस वर्क बिफोर 2 आवर्स। आप सोचोगे इसमें क्या गलत है? गलत ही गलत है, इसमें क्या गलत नहीं है। वो कह रहा है 2 घंटे से पहले आपको ये काम समाप्त कर लेना चाहिए, अवश्य कर लेना चाहिए, ठीक है ना? तो बिफोर 2 घंटे से पहले, नहीं नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट पूरा गलत है। आपका यहां पर आएगा विद इन, और विद इन का मतलब होता है अंतर्गत। 2 घंटे के भीतर भीतर आपको ये काम समाप्त कर लेना चाहिए, 2 घंटे से पहले नहीं। पता नहीं 2 घंटे से पहले बता रहा है, इसका मतलब 2 घंटे ये हो गया आपका, 2 घंटे हो गया और इससे पहले कर लेना चाहिए। नहीं 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 भाई, 2 घंटा का मतलब ये है, आप एक और ये दो, दोनों के बीच में आपको कर लेना चाहिए था। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हालांकि यहाँ पर आपको बोर्ड में नहीं दिख रहा होगा, यहाँ बताता हूँ। ये 2 घंटे और 2 घंटे से पहले करेगा तो भैया टाइम कब है उसका? जब 2 घंटे से पहले करेगा। अगर कोई कहते 4 बजे से पहले आ जाओ तो इसका मतलब है 4 ना बजे, उसके पहले वाले टाइम में आना है। 2 घंटे से पहले कर लेना है तो 2 घंटा मतलब छोड़ के आगे कर लेना, नहीं गलत। इसलिए आपको यहाँ पर 2 घंटे का कॉन्सेप्ट ऐसे लेना, एक ये और दूसरा ये, इन दोनों घंटों के बीच में। इसलिए विद इन मान्य होता है के अंतर्गत, है ना? वह एक सप्ताह के अंतर्गत आ जाएगा, ये अलग बात है। वह एक सप्ताह में आ जाएगा, ये अलग बात है। वह एक सप्ताह से पहले आ जाएगा, अलग बात है।
इतना इजी कॉन्सेप्ट में आपको दे रहा हूं, आप बात समझ नहीं पा रहे हो कैसे आदमी है। अगर कोई आपसे कहे एक सप्ताह के पहले आ जाना, तो आप एक सप्ताह पूरा छोड़कर और पहले आओगे ना। एक सप्ताह में आ जाना, तो एक सप्ताह में आने का मतलब है कि आप मंडे टू सैटरडे तक आ ही जाना है आपको, संडे तक। तो संडे लास्ट तक, संडे लास्ट नाइट तक, मिडनाइट तक आप आ जाते हो, तो भी वो आपको एक सप्ताह ही जोड़ा जाएगा। और एक सप्ताह के अंतर्गत आ जाना, विद इन 1 वीक, तो इसका मतलब एक सप्ताह के अंदर का मतलब ये है कि आपका सैटरडे हुआ, संडे ना आने पाए, उसके बीच सैटरडे और संडे और मंडे के बीच में आ जाना है आप। ये तो अंतर्गत, ये मतलब होता है विद इन का मतलब। तो यहां पर बिफोर यू मस्ट फिनिश दिस वर्क विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के भीतर भीतर आपको ये काम समाप्त कर लेना चाहिए। 100% आपका आइडिया बिल्कुल सॉलिड है, कॉन्सेप्ट किसी भी वाक्य में आपको गलत नहीं जाएगा। और ऐसे ढेरों सेंटेंस है मेरे पास, ढेरों। बस ये बात अलग है कि उसका एक वो क्या बोलते हैं, रूटीन नहीं है। उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि ऐसा है कि अभी कुछ वजह है, कुछ कारण होते हैं सबके जीवन में, बने रहते हैं, और ये बना है। हालांकि जल्दी खत्म करूंगा। फिलहाल यहाँ पर जब बोलोगे तब आपको क्लास मिल जाएगी, ये विदिन होगा। अब यहाँ पर देखिए, द ट्रेन विल अराइव जस्ट नाउ, जस्ट नाउ ठीक अभी पहुंच जाएगी। तो ठीक अभी पहुंच जाएगी, जस्ट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। द ट्रेन हैज अराइव्ड जस्ट नाउ, अगर ऐसा होता तो बिल्कुल सही था। लेकिन डिमांडिंग टाइप क्या है? डिमांडिंग टाइप ये कि ये आपका फ्यूचर रहेगा, और यहां पे आपको क्या करना है, ये मैं हटा देता हूं, ठीक है। यहां पर विदिन था, ध्यान दीजिएगा। जो शुरुआत से वीडियो को देखेगा वो क्रम से पूरा देखेगा, बीच में देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये एस की यहाँ पे क्यों लगा है, यहाँ पर ये एट द साइड ऑफ हिम क्यों लिखा है, और ये विदिन के लिए यहाँ क्या बताया गया था, बीच में नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप थोड़ा सा बैक करके देखिए, सेंटेंस को बैक करके। तो यहाँ पर जस्ट नाउ को हटा करके लिख देंगे सून। तो द ट्रेन विल अराइव सून, गाड़ी शीघ्र आ जाएगी। जस्ट नाउ अभी आ जाएगी, अभी ही आ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। जस्ट नाउ का मतलब ये होता है कि अभी अभी पहुंची है, तो हैज अराइव्ड ऐसा करके होगा, ठीक है ना। और अगर ऐसे में देना है तो हालांकि सिंटैक्स वो इसी का पूछ रहा है, इसका नहीं पूछ रहा है कि आप हैज अराइव्ड कर दो, यहाँ पे हैज कर दो, यहाँ पे अराइव्ड कर दो, फिर आपको ऐसे करना। नहीं, वो ऐसे किया जाए तो हो सकता है, लेकिन नहीं करेंगे भाई। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सिंटैक्स का एक तरीका होता है। मैं लास्ट में एक सेंटेंस लिख करके आपको बताऊंगा कि सिंटैक्स का क्या डिमांड होती है, कहाँ पे मांग रहा है तो वहीं पे आपको करना होता है, जहाँ पे नहीं मांग रहा है वहाँ पे कर दिया है तो इसके लिए कोई गारंटी नहीं कि आपने सही किया, क्योंकि ये कंपटीशन में आप धोखा खा जाते हो। परीक्षा में किया, कॉपी चेक की हमने, इसके बाद कर दिया सर ऐसा भी तो सही है, तो हम कहते हैं हाँ हाँ ऐसा भी सही है, चलो चल लो नंबर ले लो, वो एक अलग बात है। कंपटीशन में जो बोर्ड मानता है वही सही करता है, इसलिए आप वहां पर, बात समझ गए ना, गड़बड़ हो जाता मामला। तो यहाँ पर जस्ट नाउ के बाद सून होगा, इसके बाद मतलब जस्ट नाउ के बाद नहीं, जस्ट नाउ की जगह पे सून हो जाएगा और सही हो जाएगा। ही डेयर्स नॉट, क्या गजब। इसके लिए भाई कोई कंप्लेन मत करना, मैं बता रहा हूं, क्योंकि डेयर और नीड का यूज मैं आपको दे चुका हूं, वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में। यूज ऑफ डेयर एंड नीड को बहुत बढ़िया आपको मैंने समझा के पढ़ाया है। जब चाहे डेयर नीड का कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो, यूज देखना हो, पढ़ना हो, जानकारी करनी हो, आप वीडियो देख लीजिए, मस्त हो जाओगे। पूरा 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा, 1 मिनट में पूरा देख लीजिए उसको वीडियो, डेयर और नीड हमेशा के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर जो, क्योंकि इसलिए मैंने बताया कि अगर वो वीडियो आपने देखा है तो तुरंत समझ जाओगे, नहीं देखा तो देखना पड़ेगा। हालांकि मैं यहाँ पर उतना वीडियो पूरा यहाँ पर इसके साथ नहीं दे सकता, इसलिए मैं आपको सिंटैक्स पर बताऊंगा। ये आपकी मॉडल वर्ब के रूप में है। डेयर और नीड का प्रयोग 2 तरह से होता है, एक मॉडल वर्ब की तरह होता है, एक आपकी मेन वर्ब की तरह होता है। अर्थात डेयर और नीड को मार्जिनल वर्ब भी इसीलिए कहते हैं, मार्जिनल वर्ब इसीलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं ये वीडियो में देखिए। फिलहाल यहाँ पर डेयर्स और नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पर कभी भी इसके साथ हम ऐसा नहीं लगा सकते, ही डेयर नॉट। अगर आपको लगाना ही है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ही डज नॉट और डेयर, ठीक, और टू स्पीक, ऐसे चलेगा आपका, ही डज नॉट डेयर टू स्पीक, ठीक। अगर ये चलता है तो ये गलत है, ही डेयर्स नॉट गलत है। अगर आपका विल नॉट है तो कभी विल्स नॉट किया है, आपका शुड नॉट है तो कभी शुडेट नॉट किया है, बताइए। आपका कैन नॉट है
तो कैन से नॉट किया, आपका कुड है तो कुडेड नॉट किया, नहीं किया। मॉडल वर्ब के साथ कोई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ऐसा करके सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म चलती है क्या? कैन का कुड होता है तो बस कुड आएगा, ये तो कैन आएगा, कुड में कुडेड थोड़ी हो जाएगा। इसी तरह से ये मॉडल वर्ब है, इसलिए इसमें आपको एस नहीं लगाना, ठीक है ना। ही डेयर नॉट और टू स्पीक करके लिखा हो, ठीक है ना। तो ये भी हटेगा और ये भी हटेगा, ये बात ध्यान रखना। ये बात आपको वीडियो में डिटेल में समझ में आएगी। he dare not speak against me, ये सही है, या फिर he does not dare to। अगर इसको हम मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इन्फिनिटिव का टू शो करेगा, और अगर हम इसको मॉडल वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इन्फिनिटिव का टू शो नहीं करेगा। दैट्स ऑल, इसमें यही सिंटेक्स है। बाकी जिसको डेयर और नीड का प्रयोग बेहतर आता है, जानता है, तो उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं, और अगर जिसको नहीं आता तो उसको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वॉच माई वीडियो ऑफ डेयर एंड नीड, इसको आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर गिविंग यू दिस ट्रबल, ये परेशानी देने के लिए तुमको कृपया मुझे क्षमा करें। क्या गलत है? कुछ गलत नहीं, एकदम सीधा लिखा है, लेकिन गलत ही गलत है। क्या गलत है मैं बताता हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी, ठीक है ना। आपका ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, स्ट्रक्चर आपका होता है यहां के बाद, फॉर के बाद, फॉर के बाद यहां बताता हूं मैं, इस जगह पे ध्यान दीजिएगा। फॉर द ट्रबल, समझना, फॉर द ट्रबल, प्रॉपर दिख रहा है ना? दिख रहा है। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर द ट्रबल, ठीक है ना। और फिर हो जाएगा आई एम गिविंग यू, फॉर द ट्रबल, और फिर हो जाएगा आई एम, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहोगा, मैंने चूंकि ऐसा सेट कर दिया है उसको कि ज्यादा उधर ना हो, गिविंग अ यू हो जाएगा। फॉर द ट्रबल आई एम गिविंग यू, मतलब उस परेशानी के लिए मुझे क्षमा कर दो जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये यूज, इसका स्ट्रक्चर सही नहीं है कि प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर गिविंग यू ट्रबल, गिविंग यू, नहीं नहीं नहीं, ये पॉजिटिव सेंस लेता है। ऐसा लगता है जैसे फॉर गिविंग यू, जैसे मैं तुमको किताब दे रहा हूं, जैसे मैं तुमको मिठाई दे रहा हूं, जैसे मैं तुमको लड्डू दे रहा हूं, तो ऐसे करके ऐसा लगता है जैसे उसके लिए तो क्षमा नहीं बल्कि धन्यवाद मुझे दो, है ना, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, तो इसलिए फॉर गिविंग यू मनी ऐसा लगता है कि मतलब, तो अब वो इधर पॉजिटिव आ रहा, इधर नेगेटिव, इधर तो क्षमा मांग रहा है, तो इधर पॉजिटिव सेंस ले रहा है, तो इसलिए इसको स्ट्रक्चर को उल्टा करना पड़ेगा। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर द ट्रबल, कृपया मुझे उस परेशानी के लिए क्षमा कर दो, आई एम गिविंग यू, जब मैं तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है ना। तो इसको आप उल्टा करोगे तब सही जाएगा। और ये पक्का है कि कोई भी सेंटेंस आपका डाउटफुल नहीं है, सब जबरदस्त है, ऑथेंटिक है, 100% प्रूव्ड है। एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या के लिए कॉन्टैक्ट मी, आई विल प्रूव दिस। यहां पर ये चीज आएगी। इसके बाद आता है करेक्टर एंड नॉट रिचेस विन अस रिस्पेक्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, बहुत सीधा दिख रहा है। आप ये जरा यहां पे गौर कर लीजिए, चरित्र और ना कि संपत्ति, विन अस रिस्पेक्ट, यहां पर हम इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। ये सिंगुलर है आपका, ये रिचेस प्लूरल होता है, रिचेस मैंने संपत्ति होती है, आपने पढ़ा होगा, रिचेस है विंग्स, लक्ष्मी चंचला होती है, संपत्ति के पैर होते हैं, मतलब लक्ष्मी चंचला होती है, एक जगह टिकती नहीं। तो रिचेस के साथ हैव लगता है, रिचेस के साथ आर लगता है, ये सब कुछ लगता है, लेकिन हम रिचेस की बात कहां कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संपत्ति नहीं, चरित्र हमें सम्मान दिलाता है, इसलिए ये सिंगुलर हो गया। सिंगुलर हो गया तो विंस नहीं होना चाहिए, सिंगुलर हो गया तो भैया यहाँ पे विंस नहीं लाओगे। अब सही है, ये पहले विन था प्लूरल, तभी तो गलत था। करेक्टर विंस अस रिस्पेक्ट, चरित्र हमें सम्मान जीतता है, न कि संपत्ति। तो ये इसकी बात ही नहीं है, ये नहीं जीतता, ये जीतता है, इसलिए वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी क्योंकि करेक्टर सिंगुलर है। ये भी हो गया। ही हैज जस्ट रिटर्नड बैक फ्रॉम लंदन, वो अभी अभी लंदन से वापस लौटा है। लौटना, वापस लौटा है, वापस लौटा, वापस लौटना रिटर्न माने होता है, ये रिटर्न माने लौटना होता है, लौटना मतलब वापस लौटना होता है, ठीक है, इसलिए बैक फालतू लगा इसमें, ये सुपरफ्लस है। एक्स्ट्रा सेंस देने वाले वर्ड्स को जो फालतू अर्थ देते हैं, एक्स्ट्रा, अलग से, बेमतलब का, कोई काम का नहीं है, उसको सुपरफ्लस कहते हैं, ठीक है ना। फालतू अर्थ देने वाले शब्दों को सुपरफ्लस। तो यहां पर आपका बैक नहीं लगेगा, क्योंकि जब रिटर्न में ही होता है लौटना तो बैक क्यों। हाँ, अगर कम होता है तो बैक होता है, कम होता है तो बैक होता है।
अब कम माने आ रहा है, ही इज कमिंग, वो आ रहा है, ठीक। अब वो आ रहा है तो शायद पहली बार आ रहा हो, लेकिन जब हम कहते हैं ही इज कमिंग बैक, इसका मतलब है कि वो गया था और फिर आ रहा है। इसलिए जब कम के साथ हम वापस आने का सेंस रखते हैं तो बैक लगता है, रिटर्न के साथ नहीं लगता, क्योंकि रिटर्न खुद अपने आप बताता है कि वो लौट रहा है। ही हैज रिटर्नड फ्रॉम लंदन, वो लंदन से लौटा है, इसका मतलब गया था और लौटा, जस्ट करेक्ट। इसलिए यहां पर आपका बैक गलत है और बैक हटा देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, सही हो जाएगा। ही हैज जस्ट रिटर्नड फ्रॉम लंदन, बैक फालतू है, इसको हटाइए। अब बचता है आपका लास्ट सेंटेंस, हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेंटेंस में। आई एम द वन हु एम टू ब्लेम, इसको मैं पूरा ये हटा देता हूं। अब यहां पर सेंटेंस है, मैं ऊपर लिख लेता हूं, आई एम द वन हु एम टू ब्लेम, ठीक है। ये सेंटेंस इसने क्यों दिया? ये दिया इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, इसने इसलिए दिया क्योंकि सेंटेंस ये ज्यादा पूछा जाता है, ये मैं ही हूं जो तुम्हारा मित्र हूं, ठीक। तो यहां पर नियम क्या होता है कि इट इज जब कंसेप्शन होता है पूरा, तो उसमें नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आता है, यानी सब्जेक्टिव केस का। इट इज मी कभी नहीं होता है, ऐसे में इट इज आई होता है, हमेशा ध्यान रखिए। इट इज ही होता है, इट इज यू होता है, इट इज दे होता है, इट इज वी होता है, यही होता है, यानी नॉमिनेटिव केस का ही प्रोनाउन आएगा। अगर कोई नॉमिनेटिव केस है नाउन में, इट इज रमेश, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रमेश नाउन है, उसका कोई प्रोनाउन नहीं है। तो यहाँ पर इट इज प्रोनाउन है, लेकिन मतलब जब रमेश है तो रमेश है, लेकिन उसका कोई केस नहीं, नाउन है तो नाउन है, लेकिन यहाँ प्रोनाउन है तो इसके केस हैं, आई है, मी है, माई है, माइन है, माई सेल्फ है, इसलिए यहाँ पर नॉमिनेटिव केस आता है। अब अगर इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक, तो ये जो होता है इसके पहले यहाँ पर ये नॉमिनेटिव केस होता है। दूसरा, इसी के अकॉर्डिंग आगे वाली वर्ब आती है, ठीक। इट इज आई हु एम, मतलब यहाँ ही होगा तो यहाँ ही जाएगा, यहाँ यू होगा तो यहाँ आ रहेगा, ये पक्का है, ये सिंटेक्स का। दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिया तो उसका एंटीसीडेंट हमेशा नॉमिनेटिव केस होता है, नियम ये है। अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिया तो उसका नॉमिनेटिव केस हमेशा, जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस रहता है। इसके बाद अगर इसके बाद आगे कोई वर्ब आ रही है, आएगी जरूर, आगे सेंटेंस होगा, तो वो इसके अकॉर्डिंग आती है हमेशा, इसके अकॉर्डिंग नहीं आती है। तो यहाँ आई है तो एम आएगा, यू है तो आर हो जाएगा, ही है तो इज हो जाएगा, ठीक। अब अच्छा चलिए, ये इसका रियल स्ट्रक्चर है, ये एक सही सेंटेंस है। उसी के चक्कर में इसने क्या कर दिया, आई एम द वन हु एम कर दिया है, लेकिन इसका एंटीसीडेंट एम नहीं है, आई नहीं है, इसका एंटीसीडेंट आई नहीं है, ये वन है, और वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो सिंगुलर है, अतः यहां पर आपका क्या होगा, इज होगा। ये आपका करेक्ट सेंटेंस अब बना। आई एम, अगर यहां पर ये होता कि कोई आई होता तो एम सही था, यहां ही होता तो फिर इस सही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आई एम द वन उसने फालतू में ये जोड़ा है, मैं एक ऐसा आदमी हूं जो दोषी हूं, तो यहां पर मैं एक ऐसा आदमी हूं जो दोषी हूं, हम यहां पर आई का एम लगाए, लेकिन यहां एम नहीं लगेगा। यहां पर ये आई एम द वन, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो दोषी है, अर्थात है वो अपने को, लेकिन यहां पर बस नियमानुसार ग्रामर का नियम यही होता है, आप जो सोच रहे हो वो नहीं होता है, जो होता है वो आदमी सोचता नहीं। इसलिए पढ़ाई कौन सी चीज है, जो है वही सोचो, तो समझो आपको ग्रामर आने लगी। फिलहाल यहां पर यह चीज आपको क्लियर कर दिया मैंने। एक सेंटेंस देखते हैं, जैसा कि मैंने बीच में कहा था, यहां पर जैसे सेंटेंस लिखा होता है, बोर तो नहीं हो रहे हैं, अरे मजा आ रहा ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सोच रहा था कि कुछ आनंद ही नहीं मिल रहा होगा। खैर फिलहाल लिखा हुआ है ओनली द हार्ड वर्किंग और आ गया इज, और फिर लिखा हुआ प्रेज वर्दी, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, वैसे तो ये कि केवल परिश्रमी ही प्रशंसनीय होता है, ठीक, लेकिन यहां पर ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना, एडजेक्टिव है,
और जब कैसे, जब किसी एडजेक्टिव के आगे द लग जाता है तो वो बहुवचन बन जाता है। आपने पढ़ा द रिच आर प्राउड, अमीर लोग घमंडी होते हैं। द पुअर आर मजरेबल, गरीब लोग दयनीय होते हैं, है ना। द पुअर आर हेल्पलेस, गरीब लोग असहाय होते हैं। द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। बहुत पढ़ा होगा। पुअर के बाद आर, पुअर के बाद आर, रिच के बाद आर। एडजेक्टिव के बाद यानी पहले अगर द लगता है तो उसमें नाउन लगाने की जरूरत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह कि वो बहुवचन का अर्थ देता है। तो जब द हार्ड वर्किंग लग जाएगा तो यहां पर इज नहीं आर लगेगा। जो आपको देगा सिंटैक्स वो यही डिमांड करेगा। लेकिन कुछ लड़के ऐसा नहीं करेंगे, वो क्या कर देंगे, ओनली द हार्ड वर्किंग मैन इज प्रेसवर्दी। जो नहीं जानेगा वो मैन लगाएगा। बात यह है कि अगर वो बोर्ड में पूछा जाता है, किसी कंपटीशन में पूछा जाता है, वो आपके इस करेक्शन को, मैन वाले करेक्शन को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, ये उसकी मर्जी है। क्योंकि उसका क्या डिमांड था, उसका डिमांड ये था कि इज की जगह आर लगाया जाए। इसलिए करेक्शन वो करना होता है जो उसकी डिमांड हो, ना कि अपनी मर्जी से। ये तो हमें पता है कि अगर हम ये लिख दें कि द पुअर आर ऑनेस्ट, ये लिखा है, अब कोई कहे कि इसको सही करो तो ये ऑलरेडी सही है, लेकिन फिर भी लड़का मानेगा नहीं। यहां पुअर मैन कर देगा, पुअर पर्सन्स कर देगा, और यह करेगा द पुअर मैन इज ऑनेस्ट बना करके। तो ये तो ना जानने वाली बात भाई ना, कि आपने ग्रामर को डीपली हैंडल नहीं किया, डीपली आपने स्टडी नहीं किया। तो ये तो जब नहीं पता है तो ये रास्ता है। ये बात पता होने वाली बात, ये स्टडी मैटर नहीं है। स्टडी मैटर ये है कि आप इज हटाइए और आर कर दीजिए, ये प्रेसवर्दी है, ये प्रशंसनीय है, और ये आप मतलब यू डिजर्व ऑनर, यू डिजर्व प्रेज, तब आप प्रशंसनीय हो। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज की क्लास आपको थोड़ा ठीक लगी होगी। इसी तरह का अगर पसंद हो या अच्छा लगे या नॉलेज आपका इंक्रीज हो रहा है तो तुरंत कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिलेगा। फर्स्ट क्लास फंटास्टिक। ठीक, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिए, और अच्छा लगे तब भी कर दीजिए। अब बताइए, इतना तो मुझे अधिकार है और इसको तो मैं डिजर्व करता हूँ कि अगर ठीक है, मज़ा आया आपको सेंटेंसेस में, तो ज़रूर लिखना चाहिए कि हाँ सर ठीक है, अच्छा लगा, कुछ भी लिखिए। और अगर कुछ आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करिए, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।